हेलो एवरीवन, दिस इज सत्येंद्र कुमार। जीएस वाला एकेडमी में मैं सत्येंद्र आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार, सभी को आदाब, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद। आपके अपने परिवार जीएस वाला एकेडमी में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, बेहतरीन बेहतरीन होंगे और यूपी टेट का 23 जनवरी के एग्ज़ाम के लिए आपने अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर लिया होगा। अच्छी तैयारी करिएगा। अच्छी तैयारी यानी कि प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि आज का हमारा लेक्चर जो है वो सुपर टैट हो गया और जितने भी यूपी पीएससी के एग्ज़ाम होते हैं जैसे लोअर पीसीएस, आरओ एआरओ, यूपी पीएससी प्रीलिम का एग्ज़ाम जो होता है और यूपी ट्रिपल एससी के लेखपाल हो गया, सिपाही हो गया, यूपीएसआई हो गया, अदर स्टेट के भी हो गए, जितने भी सरकारी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हैं उन सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जीएस जीके पे हमारा लेक्चर होगा, जहाँ पर मैं 1 घंटे में आप लोगों के सामने प्राचीन भारत के इतिहास के 25 से 30 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूंगा। और हमारा टॉपिक होगा वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। श्री गणेश करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति के पहले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। स्क्रीन पर आप एक बार देखिए, क्वेश्चन आपके सामने लगे हुए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब बाद की बात है, पहले आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। अगर आप वॉच कंप्लीट करेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाएंगे और फाइनली आप शेयर सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करेंगे और साथ में कमेंट भी देंगे पॉजिटिव। आइए पहले हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है आर्य शब्द इंगित करता है। मैं आप लोगों के सुन रहा हूं आंसर। नृजाति, यायावरी, भाषा समूह या श्रेष्ठ वर्ग। और सभी लोगों का आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों ने वो लगाया है श्रेष्ठ वंश को, और आप सभी का आंसर बिल्कुल बिल्कुल सही है। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आज से लगभग 3500 वर्ष पूर्व, यानी कि मैं बात कर रहा हूं 1500 से 1000 बीसी या ईसा पूर्व। जब इसको आप ईसवी में करोगे तो 2000 हमें जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 21वीं सदी है, तो वो फाइनली निकल के आएगा आपका 3500 के आसपास आएगा। यानी आज से 3500 वर्ष पूर्व वेदों की रचना की गई और सबसे पहले ऋग्वेद की रचना की गई। और आज का टॉपिक ही हमारा वैदिक सभ्यता है, जहां पर हम लोग ऋग्वेद संस्कृति से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। और यही ऋग्वेद, जो वेदों में सबसे पहले वेद है ऋग्वेद, यही ऋग्वेद हमें आर्यों के बारे में भी जानकारी देता है कि आर्य आखिर थे कौन, भारतीय थे या विदेशी थे। और इतना ही नहीं, ये आर्य शब्द होता क्या है उसके बारे में भी जानकारी ऋग्वेद से हमें प्राप्त होती है। सबसे पहले मैं एक एक करके आपके सामने एग्जाम्पल दूंगा। वर्तमान समय में बेटा ध्यान में रखिएगा, आर्य शब्द जाति सूचक नहीं माना जाता। आर्यों का अर्थ वर्तमान समय में माना जाता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो श्रेष्ठ है, जो हर चीज में बेहतर है, चाहे वो चरित्र में हो, चाहे वो आपका वॉरियर के रूप में हो, या उच्च गुणों से रोपित वाला, उच्च गुण जिसके अंदर मौजूद हैं, जैसे हम लोग कुलीन भी बोल सकते हैं, जो अपने आप को बेस्ट कहता हो, जैसे महात्मा गांधी जिनका उच्च चरित्र, उच्च गुण, जैसे शहीद भगत सिंह। तो उसी समय जब प्राचीन काल में, याद कीजिए जब आप हिस्ट्री पढ़ते थे तो वहां पे बताया जाता था कि आर्य शब्द जो होता है एक योद्धा का प्रतीक है। तो अब आप ये मत कहिएगा कि आर्य शब्द सिर्फ योद्धा है। हम एक पॉइंट मानेंगे कि आर्य शब्द वॉरियर है, लेकिन वॉरियर के साथ साथ वो एक श्रेष्ठ कुलीन व्यक्ति है, अभिजात वर्ग में है, यानी कि उसके विचार बेहतर हैं, चरित्र अच्छा है, वो अपने आप को श्रेष्ठ इसीलिए कह रहा है कि क्योंकि उसके अंदर जो गुण होना चाहिए बेहतर, वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, वर्तमान में आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन या बेस्ट इंसान, जो सभी गुण उसके अंदर बेहतर बेहतर अवस्था में पाए जाते हों। ठीक है, यानी कि पहले का आंसर आपका डी बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, आर्यों के बारे में एक ये बताया जाता है कि ये मध्य एशिया होते हुए आए थे।
मध्य एशिया होते हुए आए थे, ये बोलने वाला था मैक्स मूलर, ध्यान रखना। किसने बोला था? मैक्स मूलर। अगर आप भारतीयों की बात सुनेंगे ना, तो भारत के वर्तमान के लोग बोलते हैं कि आर्य लोग विदेशी नहीं थे, ये तो यहीं के भारतीय लोग थे। ये तो हमें गुमराह किया गया है, तभी एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है आज भी कि ये लोग थे कहाँ के। ठीक है, हम कंट्रोवर्सी पे नहीं जाते हैं, विवादित बातों पे नहीं जाते हैं, जो बना हुआ है हम ये देखते हैं कि एग्जाम पॉइंट व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी भी जब हम पढ़ते हैं ना, तो आर्यों के बारे में बोला जाता है कि ये जो आल्पस पर्वत है यूरोप में, और आल्पस पर्वत का जो पूर्वी हिस्सा जो एशिया से सटा हुआ है, जिसे हम लोग यूरेशिया कहते हैं, तो ये पूर्वी आल्पस पर्वत यूरेशिया से होते हुए घूमते फिरते मध्य एशिया आए, और मध्य एशिया से होते हुए ये ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, और फिर भारत में प्रवेश करते हैं। और मध्य एशिया किसने बोला था? मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर बोलता है कि ये ईरान के आसपास मध्य एशिया में रहते थे। कौन? आर्य लोग। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोल रखा है कि आर्य कहाँ के थे, इस पे विवाद है। हमारे लोग जो होते हैं, रिसर्चर जो होते हैं, शोधकर्ता इतिहास के, वो बोलते हैं कि ये यहीं के हैं। क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में हमें फैक्ट जानकारी देखना है, वो ध्यान में रखिएगा। आगे की जानकारी, आर्य जब भारत में आए तो उनको पेड़ पौधे नदियों से बहुत प्रेम था। यानी कि पेड़ पौधे यानी कि नेचुरल चीजें, क्योंकि जितने भी इनके भगवान आप देखोगे, इंद्र, अग्नि, वरुण, इंद्र यानी कि बरसात, अग्नि आप समझते ही हो, वरुण यानी कि जल, सब प्रकृति से संबंधित थे। यानी कि पेड़ पौधे नदियों से ये परिचित थे, इन्हें बहुत ज्यादा पसंद थे। तो उन्हीं को उन्होंने नेचुरल चीजों को ही भगवान का दर्जा दिया। और जब ये आ रहे थे तो मध्य एशिया होते हुए आए, तो घोड़े भी मिल गए इनको। क्योंकि आर्यों की सफलता का एक बहुत बड़ा राज ये बताया गया है कि इनके पास घोड़े बहुत बेहतरीन किस्म के होते थे। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आर्यों की जितनी भी लड़ाई हुई है, उन लड़ाइयों में इनको घोड़ों ने इनका बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो सबसे पहले घोड़ियों के जो वास्तविक सिंबल्स अगर आप देखोगे, तो वो हम लोग को वैदिक संस्कृति में ही देखने को मिलेंगे। सिंधु घाटी में तो अभी सिंधु घाटी में घोड़े के जो साक्ष्य जो देखने को मिलते हैं ना, वो एनसीईआरटी बोलता है कि डाउट में है। जबकि आर्य सभ्यता में तो हमें क्लियर है कि घोड़े यहाँ पर थे। यहीं से घोड़ों की शुरुआत मानी जाती है भारतीय उपमहाद्वीप में। इतनी बात हो गई। मैक्स मूलर का आपने समझ ही लिया। अब आगे इतना भी ध्यान में रखिएगा कि भारतीय संदर्भ में आप देखोगे तो एक बाल गंगाधर तिलक नाम के एक व्यक्ति हैं, लाल बाल पाल। ठीक है, तो गंगाधर तिलक बोलते हैं कि भाई ये उत्तरी ध्रुव पर रहते थे। बाप रे बाप, यानी कि तिलक जी बोल रहे हैं कि ये उत्तरी ध्रुव से होते हुए भारत में प्रवेश करे। दो बातें बता दी हैं। अब इसके बाद एक और ध्यान में रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ये बोलते थे कि ये तिब्बत से आए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि तिब्बत से किसने बोला? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। उत्तरी ध्रुव से किसने बोला? किसने बोला? तिलक ने बोला। मध्य एशिया से किसने बोला? मैक्स मूलर ने बोला। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, इन्होंने मुख्य रूप से जब ये भारत में प्रवेश करे, तो इन्होंने जो अपना घर बनाया ना, वो सिंधु नदी के आसपास बनाया था। सिंधु नदी के आसपास बनाया था, और इनके क्षेत्र को सप्त सैंधव के नाम से जाना जाता था। सप्त यानी कि सात, और सैंधव यानी कि सिंधु। यानी कि आर्यों का मुख्य निवास था सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र। और सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं, यानी कि सिंधु प्लस 5 सहायक नदियां हो गई 6, और एक नदी अफगानिस्तान की कुबा। यानी कि ये 7 नदियों के आसपास के क्षेत्र को प्राचीन भारत के इतिहास में सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और आर्य लोग जो वैदिक संस्कृति में रहते थे, वो यहीं पे निवास करते थे। और किसने बोला कि आर्य जो थे सप्त सैंधव प्रदेश में रहते थे? तो वो था अविनाश चंद्र दास। ध्यान में रखिएगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही एग्जाम में ध्यान में रखना। अविनाश चंद्र दास।
अब 7 नदियों के नाम में अफगानिस्तान की कुबा तो ध्यान में रहेगी, सिंधु है ही। अब सिंधु की 5 और जोड़ लो, रावी, झेलम, व्यास, सतलज, चिनाब। तो टोटल आपकी 7 हो गई। यही इनका आर्यों का मुख्य निवास स्थल हुआ करता था। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब मैं ये जानकारी आपको शेयर ही क्यों कर रहा हूं, देखो कोई भी क्वेश्चन आए तो उससे संबंधित जानकारी इतनी प्राप्त कर लो ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन आसानी से हल हो चुके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आर्य जब भारत में प्रवेश करे और वेदों के माध्यम से ऋग्वेद सबसे पहले जानकारी देता है। ठीक है, और आप बताते हैं कि इन्हीं के द्वारा वेद, आर्यों के द्वारा ही वेद लिखे गए हैं आपके। अब देखिएगा, आर्यों की जो सबसे प्रमुख नदी थी ना, सप्त सैंधव से सैंधव वर्ड आ रहा है, ध्यान रखना, ध्यान रखना बेटा। सिंधु की सबसे प्रमुख नदी थी, सिंधु इनकी सबसे प्रमुख और सबसे प्रमुख व्यावसायिक नदी थी, क्योंकि ऋग्वेद में बहुत बार इसकी चर्चा देखने को मिलती है। और सिंधु के बाद अगर कोई सबसे इनकी बेहतरीन नदी मानी गई है, उस नदी का नाम था, ध्यान में रखिएगा, सरस्वती। क्या नाम था? सरस्वती, जिसे नदीतम के नाम से जाना गया है। नदीतम, नदीतम यानी कि अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ या पवित्र नदी। 2 क्वेश्चन यहां से बोले। सबसे प्रमुख नदी अगर कोई थी पहले नंबर पे, तो वो ध्यान में रखना है सिंधु नदी, जबकि दूसरी सबसे बेस्ट नदी मानी गई है वो सरस्वती मानी गई है। और सिंधु घाटी की सभ्यता में जो आपकी सरस्वती जो नदी है, उसको नदीतम या सर्वश्रेष्ठ के नाम से या पवित्र नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा, जमुना, सरस्वती। तो ध्यान रखना, पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती, जिसे नदीतम या सर्वश्रेष्ठ के नाम से जानते थे। इतनी बात हो गई। वर्तमान में अगर सरस्वती की तो अगर आप ढूंढोगे ना, तो ये गायब हो चुकी है, और इसकी तुलना राजस्थान और हरियाणा में घग्गर, हागरा से की जाती थी, जिसे दृशदती के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 2 बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। अब मुद्दे पर आते हैं। इतनी बात हो गई, अब धीरे धीरे करके बढ़ते चलेंगे। ये पहला क्वेश्चन आपका आंसर मिल ही गया होगा। चलिए अब देखिएगा, क्लासिकीय संस्कृति में आर शब्द का अर्थ क्या है। मैंने आपसे पहले ही बोला था ना, आर कोई जाति नहीं है। आर एक बेहतरीन पुरुष, एक उत्तम व्यक्ति, उच्च चरित्र से युक्त, जो वॉरियर भी हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि कभी कभार पूछ लेते थे आर शब्द क्या है। योद्धा, योद्धा पूरी तरीके से नहीं बोल सकते, एक कुलीन व्यक्ति बोल रही, कुलीन व्यक्ति। अब कुलीन, सर्वश्रेष्ठ, बेहतर चरित्र, एक उत्तम व्यक्ति, बेस्ट, यानी कि सेकंड का आंसर आपका क्या होगा? एक उत्तम व्यक्ति। उम्मीद करता हूं सेकंड का आंसर आप भी लगा लिए होंगे। आइए, सबसे पुराना वेद कौन सा है? जैसे मैंने पहले ही बोला कि लगभग 3500 वर्ष पूर्व सबसे पहले वेद जो लिखा गया, वेद यानी कि नॉलेज, ज्ञान, और सबसे पहले जो वेद लिखा गया था ऋग्वेद, और बाद में ये सब लिखे गए आपके तीनों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, अब इन वेदों के बारे में क्या क्या बताया जाता है वो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखोगे ऋग्वेद 2 शब्दों से बना है, ऋग प्लस वेद। ऋग का अर्थ है प्रार्थनाएं। किसके लिए प्रार्थनाएं? देवताओं के लिए स्तुति, पाठ, प्रार्थनाएं से संबंधित जो ग्रंथ था वो ऋग्वेद था। जबकि सामवेद वो ग्रंथ था जहां पर देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो संगीत का प्रयोग किया जाता था, वो आपका सामवेद है। ध्यान रखना, साम का अर्थ होता है म्यूजिक या संगीत, यानी कि देवताओं की स्तुति जो प्रे कर रहे हो वो ऋग्वेद के माध्यम से, उसमें जब आप म्यूजिक, संगीत का उपयोग करोगे तो वो संगीत से संबंधित जानकारी देने वाला ग्रंथ सामवेद था। और ध्यान में रखना, राग, सारे, गामा, पा, ये सुनते हो ना, तो ये भारतीय संस्कृति में देखोगे तो सबसे पहले आपकी म्यूजिक की जो जड़ देखने को मिलती है वो सामवेद से मानी जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं। यजुर्वेद जो है
वो आपका कर्म कांड है। यज्ञ से संबंधित चीज़ें बताई गई कि जब आप यज्ञ करते हो तो क्या क्या उसमें चढ़ावा या आपको उसमें कर्म कांड करना है, क्या डालेंगे उसमें, आपका जौ डालेंगे, यज्ञ से संबंधित जानकारी है। जबकि अथर्ववेदा दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो है भारत में अगर चिकित्सा की शुरुआत जो मानी जाती है ना, मेडिसिन की, वो अथर्ववेदा से ही मानी जाती है, ध्यान रखना। और इतना ही नहीं, अथर्ववेद में अथर्ववेद में जो आपका जो है मेडिकल साइंस की जानकारी जो दे ही रहा है सबसे पहले भारत में आयुर्वेदा की, उसके साथ साथ इसमें जादू, टोना, तंत्र, मंत्र जैसी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक जानकारी मैंने आपको सामने उपलब्ध कराई। ठीक है, तो सबसे पुराना तो ऋग्वेद ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है त्रिनाम है धर्म संघ युद्ध का, 3 मौसमों का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का। नहीं, त्रि जो होते हैं भाई, प्रारंभ के 3 वेदों को त्रि नाम से जाना गया है, ध्यान में रखिएगा। यानी कि पहला आंसर होगा 3 वेदों, ध्यान में रखना। चौथे का ए आंसर बच्चा बिल्कुल सही है। चलिए 5वें क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और 5वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, देखिएगा। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? ये इंपॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है। अब यहां से कहानी थोड़ी और चर्चा करेंगे हम लोग। आंसर मिल गया इसका? बिल्कुल, इसका आंसर ध्यान में रखिएगा, ऋग्वेद। ठीक है, ए। अब ऋग्वेद से संबंधित और जो क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ी बहुत जानकारी मैंने आपसे बोला। सबसे पुराना ग्रंथ जो है भारोपीय परिवार का, या भारत का भी बोल सकते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप का, जो धर्म से संबंधित, जीवन जीने से संबंधित सबसे पुराना डॉक्यूमेंट, पवित्र ग्रंथ जो माना गया है, वो ऋग्वेद मानते हैं। चूंकि बेटा ऋग्वेद में 1028 मंत्र बताए गए हैं, ध्यान में रखिएगा, 1028 मंत्र की रचना इसमें बताई गई है। और ध्यान में रखना, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 10 मंडल का अर्थ समझिएगा, 10 चैप्टर, 10 अध्याय, जिसमें 2 से 7 जो हैं, 2 से 7 प्राचीनतम हैं, जबकि पहला 8वां तो बाद में जोड़े गए होंगे। ऋग्वेद के कितने मंडल हैं? 10, और प्राचीन 2 से 7 माने गए हैं। और ऋग्वेद में कितने मंत्र स्तुतियां हैं? 1028 ऋचाएं की गई हैं। ठीक है, ध्यान में इतना बेसिक चीजें ध्यान में रखेंगे। और ऋग्वेद का जो 10 मंडल है ना, तो 10वां मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने बोला 10 मंडल हैं, पहला, दूसरा, तो 10वें मंडल की चर्चा करते हैं हम लोग। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है 10वां मंडल। 10वां मंडल वसुधैव कुटुंबकम की जानकारी देता है। एक एक करके सारे पॉइंट। 10वां मंडल वसुधैव कुटुंबकम की जानकारी देता है। वसु का अर्थ होता है आपकी धरा, आपकी पृथ्वी, और कुटुंब का अर्थ होता है परिवार। यानी कि वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ निकालोगे तो इसका हिंदी में अर्थ निकल आएगा, समस्त पृथ्वी एक परिवार है, सबको मिलजुल के रहना चाहिए। यानी कि ये इतना बेहतरीन स्टेटमेंट जो हम लोग वसुधैव कुटुंबकम देखते हैं, आपका ऋग्वेद से ही इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, और ऋग्वेद का 10वां मंडल। इतना ही नहीं, ऋग्वेद के 10वें मंडल में विवाह संस्कार के बारे में भी जानकारी दी गई है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल का जो पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त से वर्ण व्यवस्था की शुरुआत 10वें मंडल से देखी गई है। किस सूक्त से? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से वर्ण व्यवस्था की शुरुआत मानी गई है। कहीं कहीं वर्ण जो होता है वो रंग के रूप में आया है, कहीं कहीं वर्ण जो होता है व्यवसाय के रूप में आया है। आप तो इतना ध्यान में रखिएगा, वर्ण व्यवस्था के सूत्र हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त से देखने को मिलते हैं। और 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण जो होता है आप जानते ही हो, सर से आपका, जबकि क्षत्रिय आपकी भुजाओं से आते हैं,
जबकि पैरों से आपका शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सूत्र आपको देखने को मिलता है। लेकिन ध्यान में रखिएगा एक बात, ऋग्वेद काल में जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था इतना हार्ड नहीं था, कर्म पर आधारित था। अभी आप जाति व्यवस्था कठिन नहीं देखोगे जैसा उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलेगा। ऋग्वेद में ठीक था, महिलाओं के भी अधिकार थे, ठीक है, उनकी स्थिति उच्च थी आपकी महिलाओं की, और जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं, कर्म पर आधारित था। यानी कि अगर कोई शूद्र भी चाहेगा तो वो सेना में जा सकता है, और वो पुरोहित पुरोहित करके टीचर भी बन सकता है। अगर कोई वैश्य वर्ग का है, यानी कि बनियागिरी करता है, मुनीमगिरी करता है, तो ऐसा नहीं है कि उसे मुनीमगिरी ही करना पड़े, वो चाहे तो वो आपका ब्राह्मण वर्ग की सेवा यानी कि टीचर भी बन सकता है। वो सेना में भी जा सकता है, सेना यानी कि लड़ाई कर सकता है जो क्षत्रियों का है। यानी कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, वो कर्म डिसाइड करेगा, यहाँ पे जटिल नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इतनी बात अपन ने थोड़ी सी चर्चा करी, तो 10वां मंडल ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वर्ण व्यवस्था का मैंने आपको बता दिया, अब थोड़ी सी और चर्चा करूंगा मैं। 9वां मंडल याद है? 9वां मंडल, 10वां मंडल आपने बोल दिया, 9वां ध्यान में रखिएगा। सोम रस, सोम देवता को समर्पित है। बताते हैं कि ऋग्वेद काल में जो देवता होते थे, जो योद्धा होते थे आपके, कहीं से भी गुजर जाते थे, आर्यों के कबीले वंश जो होते थे, जिस रास्ते से निकल जाते थे वो रास्ता उनका उनका हो जाता था, और जाने से पहले उनको एक रस पिलाया जाता था जिससे उनको ताकत आ जाती थी। वो जड़ी बूटियों से बना हुआ रस सोम रस कहलाता था। तो सोम रस, सोमदेव से संबंधित हमें ऋग्वेद का 9वां मंडल देता है, जबकि 8वां मंडल तो उनके बारे में बताता है जो आर्य नहीं है, गैर आर्य हैं। अब देखो धीरे धीरे करके एक एक चीजें बता रहा हूं मैं। अब देखो 7वां मंडल भी आ गया, ये है इंपॉर्टेंट। तो 7वां मंडल है इंपॉर्टेंट। 7वें मंडल में 10 राजाओं की लड़ाई बताई गई है। 10 राजाओं की लड़ाई बताई गई है रावी नदी के किनारे, और इतिहास में रावी को प्राचीन काल में परशुरणी के नाम से जाना जाता था। तो 10 राज लड़ाई, 10 योद्धाओं के साथ लड़ाई की जानकारी रावी परशुरणी नदी पर जो देखी गई है, वो ऋग्वेद का 7वां मंडल हम लोग को देखने को मिलता है। आइए क्या है अब हम लोग देखते हैं ये 10 राज युद्ध। देखिएगा, आर्य जब भारत में आए होंगे तो उनके कुछ ना कुछ कबीले होंगे। 5 कबीले बहुत फेमस हुए, जैसे पंचजन के नाम से जानते थे। अब कुछ कबीले फेमस थे, तो एक कबीले का नाम हम यहां पर लेते हैं। एक कबीला था आपका, मान के चलते हैं, भरत कबीला। कौन सा कबीला? भरत कबीला। और ये भरत कबीला आर्यों का जो था ना, काफी ताकतवर माना जाता था, जिसका राजा हुआ करता था सुदास। इतिहास बताता है कि ये जो सुदास, जो भरत कबीले से था, इसकी 10 राजाओं से लड़ाई थी, इकट्ठे 10 राजाओं से लड़ाई थी। और 10 से थी ना, 10, उन 10 में कुछ आर्य थे, कुछ आर्य नहीं थे। कुल मिला के ये समझिए कि इस सुदास की, जो भरत कबीले से था, इसकी 10 राजाओं की लड़ाई थी, और दोनों ने मिलके इन लोगों का एक बहुत ही खतरनाक युद्ध हुआ रावी नदी पर। और उस समय रावी को परसुणी नदी के नाम से जानते हैं। और इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि जीत गया कौन? सुदास। क्योंकि सुदास किस कबीले का था? भरत कबीले से था। इसी भरत से भारत का नाम भारतवर्ष निकल कर आता है। ध्यान में रखिएगा, इसी कबीले से भारतवर्ष आता है। क्योंकि सुदास जीता है तो भारतवर्ष हो गया। और हारने वाले 10 कबीलों में एक बात ध्यान में रखना, एक कबीला था जिसे पुरुजन के नाम से जानते थे। जन यानी कि कबीला, लोगों से बना हुआ। पुरु कबीला बहुत ताकतवर माना गया। हारा है वो बात अलग है, 10 कबीलों में एक कबीला, लेकिन 10 में सबसे ताकतवर ये था। बाद में सुदास ने और पुरु में दोस्ती हो गई। ध्यान से सुनिएगा, बाद में सुदास, पुरु पुरु बोला कि भाई हमें अपने में शामिल कर लो, संधि कर लेते हैं, जो बोलोगे हम मान लेंगे। सुदास ने भी बोला जाओ यार, तुम ताकतवर थे तो हमने तुम्हारे ऊपर थोड़ी दया दृष्टि कर दी, हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हैं। या कुल मिला के दोनों में संधि हो गई। सुदास और पुरुजन ने, दोनों ने संधि मिलके एक नया राज्य बनाया,
और उस नए राज्य को हम लोग इतिहास में कुरु के नाम से जानते हैं। कुछ याद आ रहा होगा, कुरु यानी कि हरियाणा पानीपत के आसपास कुरुक्षेत्र की धरती, वहीं से निकलेंगे तारा आपके, कुरु। और आपको महाभारत भी याद आ रही होगी। अब ये दोनों ने मिलकर कुरु बनाया। तो जब महाजनपद पढ़ोगे ना, तो वही महाजनपदों में एक पांचाल कबीला हुआ करता था ना। तो इन कुरुओं ने पांचालों से भी दोस्ती कर ली, और जब ये कुरुओं ने पंचालों से दोस्ती करी, तो ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र से होते होते धीरे धीरे आपके दिल्ली होते हुए, दिल्ली यानी इंद्रप्रस्थ होते हुए आपका उत्तर भारत में प्रवेश करने लगे। यानी कि उत्तर प्रदेश का जो आपका उत्तर प्रदेश में आपके प्रवेश करने लगे, और गंगा यमुना मैदान में ये प्रवेश कर गए। गंगा यमुना क्षेत्र में मिलकर इन्होंने राज्य किया। आप मेरठ के पास हस्तिनापुर चले जाओ। हस्तिनापुर याद है ना आपको? इतिहास वाली चीजें हैं जो, मेरठ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है हस्तिनापुर। आप इतिहास का जिक्र यहाँ पर देखेंगे तो मिलेगा। तो ये जनरली एक टॉक आया तो हमने चर्चा कर ली, ठीक है। कुरु से फिर पंचालों ने दोस्ती कर ली, फिर क्षेत्र बढ़ता गया। यही आप महाजनपद में देखने को मिलेंगे, यही लोग। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक बात जो हमने चर्चा करी आपको समझ में आई होगी। चलिए अगले छठे क्वेश्चन पर हम लोग प्रवेश करते हैं। तो वर्ण शब्द का अर्थ निकाल दिया ऋग्वेद में। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ऋग्वेद के 10 मंडल में 10वां मंडल जो है उसके पुरुष सूक्त में ऋग्वेद के वर्ण व्यवस्था के तार जुड़े हुए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्टार्टिंग में इतने थे, फिर आप शूद्र देखते हो, पुरुष सूक्त से होता है। ये भी ध्यान में रखिएगा 10वां मंडल वसुदेव कुटुंबकम की जानकारी देता है, सरस्वती देवी की जानकारी देता है, विवाह संस्कार की भी जानकारी देता है। ये भी बात ध्यान में रखिएगा, ये पूछे नहीं गए हैं लेकिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी मैंने अथर्ववेदा और सामवेद के बारे में जानकारी आपको उपलब्ध कराई है। रही बात मनुस्मृति, एक लीगल डॉक्यूमेंट, भारत का सबसे प्राचीन माना जाता है विधि ग्रंथ। चर्चा धीरे धीरे आगे करते चलेंगे हम लोग, अभी तो शुरुआत है, बहुत कुछ करना बाकी है। बने रहिए आप जीएस वाला पे। ऋग्वेद आपने लगा लिया होगा। चलिए 7वें पे हम लोग प्रवेश करते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है आपका, काम का है आपका, मैचिंग से संबंधित है, मैच करिएगा आप लोग। मैंने आपको बताया था अथर्ववेद, देखो औषधियों से संबंधित आ गया, मेडिकल साइंस, यानी कि ए का तीसरा। अब देखो ए का तीसरा कहाँ कहाँ मिल रहा है, बी में तो हो नहीं सकता, सी में हो नहीं सकता, यानी कि ए या डी में से कोई होगा। अब ए और डी चेक कर लेते हैं हम लोग। आपने ए मिला दिया, अब ऋग्वेद को मिलाओ। ऋग्वेद को मिलाओगे तो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थनाएं, यानी कि ईश्वर की महिमा, बी का फर्स्ट, जबकि लास्ट वाले में चौथा आ रहा है और हम बी वाले को क्या लगा रहे हैं 1, यानी कि सही आंसर आपका पहले ही वाला ए वाला बिल्कुल सही है। ए वाला बिल्कुल सही है। ऋग्वेद यानी कि ईश्वर महिमा, यजुर्वेद यानी कि यज्ञ, यानी कि बलि, कर्मकांड जैसी चीजें, जबकि सामवेद आपका डी का आपका संगीत है। उम्मीद करता हूं कि ये पहले ही वाला ऑप्शन आप लगा लिए होंगे और ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए 8वें क्वेश्चन पर हम लोग प्रवेश करते हैं। फिर से आ गया मैचिंग का, चलिए करते हैं, और मुझे लगता है कि इस बार आप कर जाएंगे। देखिएगा ऋग्वेद, पहला ऑप्शन देखो ऋग्वेद, यानी कि एक ऑप्शन अगर ध्यान से देखें स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं, ए का डी बिल्कुल सही है। अब देख लो ए का 4 कहां पर आ रहा है, ए ऑप्शन और सी ऑप्शन में ए का 4 आ रहा है, यानी कि ए सी में से कोई ना कोई सही होगा। यजुर्वेद को मिलाओ, यानी कि यजुर्वेद समझ रहे हो क्या है, बी का तो 2 सही होगा, स्रोत एवं कर्मकांड, क्योंकि यज्ञ से संबंधित बलि, चढ़ावा, कर्मकांड यजुर्वेद में है यज्ञ, यानी कि बी का 2, यानी कि ए ऑप्शन फिर से सही होता हुआ नजर आ रहा है। सामवेद
यानी कि संगीत, सी का वन, और अथर्ववेद में यानी कि तंत्र मंत्र वशीकरण, डी का थर्ड। यानी कि पहला ऑप्शन फिर आपका सही है और आप जीत चुके हो कौन बनेगा करोड़पति का पहला क्वेश्चन 5,000 रुपये का, जो कि इतना बड़ा पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण, मैंने बोला था ना अथर्ववेदा, जादू टोना तंत्र मंत्र जादुई चीजें वशीकरण, आपका अथर्ववेदा। ठीक है। यजुर्वेद यज्ञ कर्मकांड, सामवेद संगीत से संबंधित, ऋग्वेद देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो मंत्र रचे गए हैं आपकी प्रार्थनाओं के लिए, जो 2 से 28 भी बताए गए हैं आपके। इतनी बात हम लोग ऋग्वेद में थी। आंसर 90 का आप सी लगा लिए हुए। ऋग्वेद में रचनाएं जो हैं कितनी हैं, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कितने मंत्र हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो इसका आंसर आप 1028 लेके चलिए अभी आप। ठीक है, 1028, यानी कि आपके 10 क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं। अब हम लोग 11वें क्वेश्चन पर प्रवेश करते हैं। ऋग्वेद है स्तोत्रों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन, युद्ध का संकलन नहीं यार। ये ऋग्वेद तो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो भी प्रार्थनाएं हैं, स्तुति पाठ हैं, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल, कथाएं वथाएं नहीं, शब्द नहीं, ये तो प्रे है आपका, स्तुति पाठ है देवताओं के लिए। 11वें का ए सही। 12वां लगाइएगा आप। 12वां क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग देख रहे हो काम का क्वेश्चन है, और ध्यान से देखोगे इससे संबंधित एक और क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेगा। हम लोग शायद बनाए हुए हैं 13वां नंबर, मैंने बोला था ना दोनों को साथ में जोड़ रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ध्यान में रखिएगा, ऋग्वेद से जो संबंधित माना जाता है वो आपका ऐतरेय ब्राह्मण है, ऐतरेय ब्राह्मण है, जबकि शतपथ ब्राह्मण जो है वो आपका यजुर्वेद से संबंधित है। यानी कि आप 13वां क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो ऋग्वेद के अंदर कुछ ब्राह्मणों के द्वारा कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं, उनको ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। और जो ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित बताया गया है वो आपका ऐतरेय ब्राह्मण, ऋग्वेद से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐतरेय है, जबकि शतपथ ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद से संबंधित बताया गया है। उम्मीद करता हूँ कि ये आंसर आप लोग सही लगा लिए होंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि नवा मंडल, राजा युद्ध करने जाता था, सोमरस पी के जाता था। नवा मंडल आपका जो है बिल्कुल सही है आपका। 10वां मंडल तो आपने वर्ण व्यवस्था बोला, नवा मंडल सोमरस की बात कर रहे हो, 8वां मंडल गैर आर्यों की बात चल रही है, और 7वां मंडल जो है 10 राज युद्ध सुदास वाला, जहां से भारतवर्ष कुरु पांचाल वाली बात आई है। और पूछ रहा है सोम का, तो सोम का नवा वाला मंडल आपका बिल्कुल सही है आपका। उम्मीद करता हूं कि 15 क्वेश्चन तक आप सही कर लिए होंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे, बस ट्रस्ट बना के रखिए अपना। 15 के बाद 16वां क्वेश्चन, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल किसको समर्पित है? रिपीट करा क्वेश्चन, रिपीट करा, बताया था ना वो रस पी के जाता था। ऋग्वेद 9वां मंडल आपका सोमदेव, सोम रस को संबंधित है। ऊपर देखो जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण मत कर लेना, ये क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है। सोम रस ध्यान में रखना है, सोम और उस देव से संबंधित पेपर नामकृत देवता। ठीक है, पेयजल ध्यान में रखना, और देवता सोमदेव है। ठीक है, 16वें का आंसर दिल्ली वाला बिल्कुल सही है। अब चलिए यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चला है। यज्ञ, यार यज्ञों की बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोली थी। कर्मकांड जो हैं वो यज्ञ जो हैं यजुर्वेद में है। बलि, जौ चढ़ावा, जो चढ़ा रहे हो, चावल चढ़ा रहे हो, क्या चढ़ा रहे हो। और एक बात तो ध्यान रखना, ऋग्वेद काल पढ़ते हो ना, वैदिक धर्म प्रारंभ में वैदिक काल की, तो उसमें यो जौ
सॉरी, जौ समझते हो ना, बाल्य, उस समय यव कहा जाता था। एक ही अन्न मुख्य रूप से आप ऋग्वेद काल में आर्य जो थे ना, खेती बाड़ी नहीं करते थे, ज़्यादा पसंद नहीं था। अरे भाई, आर्यों का जीवन घुमक्कड़ था, कबीले टाइप के लोग होते थे, और कबीला कभी भी एक जगह नहीं रहता। अगर एक जगह रहता तो इनका जीवन बंजारा क्यों रहता? और कबीले जीवन का बंजारा होते, आज यहाँ रह रहे, कल वहाँ रह रहे, यानी कि इनका मुख्य व्यवसाय खेती तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि खेती करने के लिए एक जगह रहना पड़ता है। ठीक है, और इनका मुख्य व्यवसाय था पशुओं को चराना। और जितनी भी लड़ाइयाँ ऋग्वेद काल में आर्यों की देखी गई है ना, वो गाय को लेकर हुई है। गाय से गवष्टि शब्द याद आ रहा होगा, गाय की रक्षा करना, गवष्टि। गाय सबसे अमूल्य अनमोल मानी जाती थी, जितनी भी लड़ाइयाँ होती थी गाय को लेकर होती थी। कबीले जीवन है। उत्तर वैदिक काल जब पहुंचेंगे तो उत्तर वैदिक काल में इनका जीवन, जो अभी भटक रहे हैं, जब भटकेंगे ना तो इनका जीवन स्थायी नहीं होगा। तो एक बात ये भी होगा, ये शहर वहर बनाना नहीं जानते होंगे, घुमक्कड़ है, गांव की तरह रहते होंगे। उत्तर वैदिक काल में पहुंचेंगे जब इन्होंने अपना मुख्य व्यवसाय पशुचारण हटा के खेती बाड़ी स्टार्ट की। और जब खेती बाड़ी स्टार्ट करेंगे तो इन्होंने अपना मुख्य व्यवसाय पशुचारण से शिफ्ट करके पशु आपकी खेती बाड़ी स्टार्ट कर दी, मुख्य व्यवसाय है। और जब खेती करोगे तो एक जगह रहना पड़ेगा, यानी कि उत्तर वैदिक काल में यही आर एक जगह स्थिर रहना चालू हुए। और जब इंसान एक जगह स्थिर होकर रहता है और खेती बाड़ी कर रहा है, अपने घर बना रहा है, खेती करने के लिए एक जगह रहना पड़ेगा, और रहने के लिए घर बनाना पड़ेंगे। घर बनाना पड़ेगा तो ज़मीन भी चाहिए पड़ेगी। एक की ज़मीन छीनी, उसकी ज़मीन छीनी, फलाने की ज़मीन, ज़मीन से और महत्वाकांक्षाएं बढ़ी, और बड़ी ज़मीन करेंगे, उससे लड़के उसकी छीनेंगे। यानी कि राज्य धीरे धीरे बड़े होने लगेंगे। उत्तर वैदिक काल में लड़ाइयाँ होने लगेंगी, और उत्तर वैदिक काल में ही आपका लोहे का आविष्कार होगा। और उत्तर वैदिक काल में ही जब लड़ाइयाँ होंगी तो महाजनपदों का उदय होगा। ध्यान में रखिएगा, ये बात अलग है, सब जुड़े हुए हैं तार। तो यज्ञ संबंधित अभी तो यजुर्वेद ध्यान में रखना। चलिए, किसका संकलन आपका जो है वो आपका ऋग्वेद पर आधारित है, ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? देखिएगा बच्चा, जो सामवेद है, जो आपका संगीत म्यूजिक से संबंधित है, इसका जो रिटन या संकलन आप देखोगे ना तो काफी सारी चीजें ऋग्वेद से मिलती जुलती देखने को मिलेंगी। और इसका संकलन जो तैयार किया गया है ऋग्वेद को आधार बना के ही किया गया है। यानी कि 18वें का आंसर बॉम्बे आपका बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करता हूं आपने आंसर लगा लिया होगा। 19 क्वेश्चन की ओर प्रवेश करते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेगा। चूंकि वीडियो लेंथी हो रहा है तो इसको हम बहुत ज़्यादा समय नहीं देंगे। अभी एक दो क्वेश्चन और हैं, क्योंकि अपलोड होने में दिक्कत हो जाती है, तब भी हम लोग इसका आंसर देते चलते हैं। यूपी का अतरंगी खेड़ा, ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में यहाँ पर लोहे के धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण देखने को मिलते हैं अतरंगी खेड़ा से, तक्षशिला से बिल्कुल नहीं। ध्यान रखिए, कौसंबी नहीं, अतरंगी खेड़ा ध्यान में रखिएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर है। और ये यूपी जीके के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब उत्तर वैदिक काल पढ़ोगे, जब लोहे का आविष्कार होगा, कैसे क्या चीजें पलटेंगी वो हम लोग चर्चा करेंगे। अभी यहां तक ही ध्यान रखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 19, अब देखिएगा 20 उपनिषद पुस्तकें। उपनिषद बैटरी भी आप देख रहे हो फोन की जा रही है, लेकिन मैंने कसम खाई है वीडियो पूरा करेंगे। उपनिषद पुस्तकें, पहले तो ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है ऋग्वेद पे नहीं, जब चारों वेद लिख लिए जाएंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और चारों का निचोड़ जब निकालोगे, उन सभी का निचोड़ आपका जो होता है वो उपनिषद कहलाता है। मैं ये कहूं, वेद लिखने के बाद, जैसे एक किताब है, वेद पूरे लिख लिए और वेदों के सबसे बाद में इनको लिखा गया, इसलिए इन्हें कभी कभार वेदांत भी बोला जाता है। वेदांत समझ रहे हो, अंत में, वेदों के बाद सबसे एंड में,
यानी कि सबसे बाद में लिखे गए, वेदों के बाद लिखे गए, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है उपनिषदों को। बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्म कांड, जाति व्यवस्था खुलकर आलोचना की गई है इसमें, वेदांत में। उपनिषद, उप प्लस निषद से बना है। उप यानी समीप, किसके समीप? गुरु के समीप। कितने कितने उपनिषद हैं वो भी चर्चा करेंगे। उपनिषद ही एक वो ग्रंथ माना गया जब आपका उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था हार्ड होने लगी, कठिन होने लगी, समाज में रूढ़िवादिता बढ़ने लगी, तो कोई ना कोई तो ग्रंथ देखने को मिलेगा जो इन सब चीज़ों का समाधान भी निकालने की कोशिश करे, जो रियलिटी पर हो, जो थिंकिंग पर बल करे। क्योंकि इसमें तो यज्ञ की टूटी हुई नाव से तुलना की गई है उपनिषद में। क्योंकि उपनिषद ने अपना जो भी आधार रखा वो सारा का सारा ध्यान में रखिएगा। उपनिषद जो था ना, उसका बेस दर्शन पर था। दर्शन पर था, धर्म पे नहीं, विधि पर नहीं, योग पे नहीं, दर्शन। दर्शन यानी कि लोगों की सोचने समझने की क्षमताएं विकसित होना चाहिए। ठीक है। उपनिषद का पूरा सार जो है वो दर्शन पर आधारित है कि भाई कर्म कांड वर्म कांड हटाओ, बहुत कुछ है। अभी धर्म अर्थ काम मोक्ष भी उत्तर वैदिक काल में आपका देखने को मिलेगा। और उपनिषद में यज्ञ की टूटी हुई नाव से तुलना की गई है। कितने क्या उपनिषद हैं वो हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 भी आएगा और पार्ट 3 भी आएगा। एक क्वेश्चन शायद और बचा हो, हम देख लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। उपनिषदों का मुख्य विषय, थोड़ी देर पहले ही बोला ना, सामाजिक व्यवस्था नहीं, लॉजिकल फिलॉसफी। फिलॉसफी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मुख्य विषय उपनिषदों का है वो दर्शन है। और दर्शन का अर्थ यानी कि जाति व्यवस्था से ऊपर उठो, बहुत कुछ है जीवन में। ठीक है। थिंकिंग, फिलॉसफी, कोई चीज़ है तो वो क्यों है, ये ऐसी ही क्यों है। तो उपनिषद जो होता है ना, साइंटिफिक डॉक्यूमेंट माना जाता है, ध्यान में रखिएगा, दर्शन पर है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऋग्वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, परवर्ती संस्थाएं। मैं जल्दी से बता देता हूँ, फोन बंद हो जाएगा। वैदिक साहित्य में मोक्ष की, देखिएगा, वेदों में नहीं, ये भी मानते हैं कि वैदिक साहित्य है, लेकिन सबसे पहले अगर देखोगे मोक्ष की चर्चा अगर कहीं देखने को मिलेगी तो वो है आपका उपनिषद। उप प्लस निषद। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको वीडियो आपने पूरा वॉच कर लिया होगा। अगर आपको पसंद आए तो बिल्कुल कंजूसी मत करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। हमारे हिस्ट्री प्रैक्टिस सेशन को शेयर करते रहिएगा। मैं सत्येंद्र कुमार आपको हिस्ट्री प्रैक्टिस, निबंध प्रैक्टिस के साथ साथ CDP ऑल एग्ज़ाम, UP टेट, C टेट, MP टेट, जितने भी स्टेट टेट एग्ज़ाम होते हैं, C टेट को मिला के चाइल्ड साइकोलॉजी, पेडागोजी आप लोगों को पढ़ाने का एक प्रयास है। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे। अब लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते रहिएगा। धन्यवाद। थैंक यू। आपका फ्रेंड सत्येंद्र।